Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important GD topic that was asked in 21st SSP Bhopal board in December, and the topic was based on despite being a highly capable and professional force, the Indian Army continues to face threat. So this topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate, and if for interview questions also. So let's get started. See, before moving ahead with our topic, I would like to tell you about the other details of 21 भोपाल बोर्ड, राइट, कि कैसे पिक्चर थी, कौन से ओया सेट पूछे गए थे, इस जीडी टॉपिक के अलावा और कौन से जीडी टॉपिक्स पूछे गए थे एंड लेक्चर टॉपिक। एंड अगर आपको ऐसे इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे चाहिए, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन ओपन सेशन टुडे फॉर पीपी एंड डीटी प्लस लेक्चर एंड जीटी ऑन आर टेलीग्राम चैनल, so kindly join that, and if you want to join that, join our telegram channel also. देखो पिक्चर कैसी पूछी गई थी। पिक्चर वाज शोइंग टू मेन इन अ हॉस्टल रूम, जहां पे एक पर्सन जो है चेयर पे बैठा हुआ था एंड द अदर पर्सन वाज लाइंग डाउन ऑन अ बेड। ओया सेट जो पूछे गए थे दैट वाज 54 एंड 55। इफ वी टॉक अबाउट जीडीज, पहला जीडी था व्हाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन फेल टू मेंटेन पीस। इज इट बिकॉज ऑफ देयर फंडिंग डिपेंडेंसी, इज इट बिकॉज ऑफ लॉबिंग एंड वीटो पावर, और इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफोर्समेंट अथॉरिटी? The second GD topic is based on despite being a highly capable and professional force, the Indian Army continues to face threat due to which reason? The three leads that we had was based on diplomatic constraint, lack of political will, or is it because of external support to adversaries? तीसरा जीडी टॉपिक था दैट इज बेस्ड ऑन डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन मैरिज अमंग इंडियन यूथ। इज इट बिकॉज ऑफ compatibility and commitment issue? Is it because of career driven aspiration, or is it because of changing social values? राइट, लेक्चर टॉपिक कौन से पूछे गए थे? इंडो चाइना रिलेशन, फॉलिंग इंडियन रूपी अगेंस्ट यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंटरव्यू के जो क्वेश्चन थे दे वर बेस्ड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देयर कैपिटल्स, चीफ मिनिस्टर्स। आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, राइट? Now let's get started with our topic. देखो जो टॉपिक था which is based on Indian Armed Forces, not Armed Forces, Indian Army basically, right? Despite being a highly capable and professional force, Indian Army continues to face threats. क्या रीजन हो सकता है? देखो मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से कवर किया है कि पहले इंडियन आर्मी के बारे में हम बहुत चीजें जान लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इंडियन आर्मी की कैलिबर क्या है, और फिर हम इन तीन लीड्स को कवर करने वाले हैं डिटेल में, राइट? देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस का लैंड बेस्ड विंग है। ये दुनिया की लार्जेस्ट मोस्ट डिसिप्लिन कॉम्बैट एक्सपीरियंस्ड आर्मी में से एक है। इंडियन आर्मी का काम सिर्फ वॉर लड़ना नहीं होता, इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, डिजास्टर रिलीफ, यूएन पीस कीपिंग मिशन, सब में इंडियन आर्मी एक्टिव रोल प्ले करती है। और यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल हेड होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो एक 4 स्टार जनरल होता है। आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, राइट? फील्ड मार्शल के एम करप्या के ऑनर में। ये बताता है कि इंडियन आर्मी प्रोफेशनली और इंस्टीट्यूशनली बहुत स्ट्रांग है। देखो उसके अलावा हम थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कैसे कैसे इंडियन आर्मी जो अभी जिस स्टेज पे है वहां तक कैसे पहुंची है, राइट? देखो इंडियन आर्मी को अगर हम देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्रिएट किया गया था, राइट? और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्रिएट करने के बाद वहां पे जो है हर उसका चार्ज बनाया गया। चार्ज बनाया गया किसका? देखो कमांडर इन चीफ जो है उनको मतलब उनके अंडर प्लेस किया गया। 1955 में कमांडर इन चीफ को रीनेम किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम से, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के नाम से एंड एयर स्टाफ के नाम से, राइट? 1962 में द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को सेटअप किया गया सो दैट वो रिसर्च डेवलपमेंट और डिफेंस के इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करने की देखरेख कर सके। फिर 1965 में क्या हुआ? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का जो सप्लाईज था उनको क्रिएट किया गया फॉर प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्कीम्स
फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट्स, और ये दो डिपार्टमेंट को बाद में मर्ज करके सिर्फ एक सिंगल डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाईज। 1980 में क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको क्रिएट किया गया। 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड सप्लाईज को चेंज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन से, और ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है उसको भी क्रिएट किया गया। देखो, अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना इंडियन आर्मी की, तो पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी, और फिर एक हम इंडिपेंडेंस के बाद से जोड़ते हैं। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उन्होंने न्यूमरस वॉर्स लड़ी हैं। एंग्लो बर्मीज, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, ओपियम वॉर, बॉक्सर रेबिलियन इन चाइना, अबिसीनिया, जिसके वजह से ब्रिटिश की सुपरमेसी मेंटेन रही है। 1776 में हुआ क्या था, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कोलकाता में। 1895 में क्या हुआ, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी की आर्मीज को मर्ज किया गया एक सिंगल फोर्स में, और जिसका नाम दिया गया इंडियन आर्मी। उसको डिवाइड किया गया चार कमांड्स के अंदर, पंजाब जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोला गया, बंगाल मद्रास जिसको बर्मा बोला गया, बॉम्बे जिसको बोला गया सिंध, क्वेता एंड एडीन, राइट। 1942 12 में क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज को एस्टैब्लिश किया गया देहरादून में, सो दैट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके टू द वार्ड्स, किनके, जो वेल टू डू इंडियन फैमिलीज थे, और उनको प्रिपेयर किया जा सके, सेलेक्टेड इंडियन बॉयज को फॉर एडमिशन इनटू रॉयल मिलिट्री कॉलेज संतुष्ट। कैडेट्स को किंग कमीशन दिया जाने लगा, पासिंग आउट परेड हुई, और उनको पोस्ट किया जाने लगा वन ऑफ द 8 यूनिट्स जो कि सेलेक्ट की जाती थी इंडियनाइजेशन के लिए, राइट। लेटर ऑन हुआ क्या, 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर हुई, जिसमें 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया, आउट ऑफ विच 74,187 किल्ड थे, या फिर वी कैन से दे वर मिस्ड इन एक्शन। उनका कंट्रीब्यूशन यूरोपियन, मेडिटेरियन, मिडल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन वॉर्स के थिएटर्स में देखा जाता है। देन हुई वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 के बीच में। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने फॉट किया विद एलाइज। इंडियन ने पुल्ड हैज लाइक इंडिया हैज हैड बिन पुल्ड इनटू वॉर, उनके बिना कंसेंट लिए। इसके वजह से क्या हुआ, डिमांड हुई फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन रिटर्न। काफी सारे इंडियन सोल्जर्स डिफ्लेक्ट हुए ड्यूरिंग द वॉर कि वो कैसे इंडिपेंडेंस के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड। इसके वजह से काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया फ्री इंडिया लीजन इन जर्मनी। जो इंडियंस के पीओडब्ल्यूज थे, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया। पीओडब्ल्यूज प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स है, राइट, कहाँ पे, सिंगापुर में, जिसको लेड किया जा रहा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट देखो, इंडियन की, या फिर हम इंडियन आर्मी की बात करें इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो क्या था। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद और पार्टीशन के बाद 1947 में 4 of 10 गोरखा रेजिमेंट्स को ट्रांसफर किया गया ब्रिटिश आर्मी के साथ। रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाज डिवाइडेड बिटवीन नियरली क्रिएटेड नेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 में इंडो पाक वॉर हुई 1947 की, जो पहली कश्मीर, यहाँ पे देखिए, पहली कश्मीर वॉर थी जिसमें इंडियन आर्मी ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया। एक इंटेंस वॉर थी जिसकी वजह से डिवीजन हुआ, पाकिस्तान ने सफर किया सिग्निफिकेंट लॉसेस, एंड दे वर स्टॉप्ड ऑन द लाइन फॉर्म्ड जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। पार्टीशन के बाद क्या हुआ, निजाम और ऑफ हैदराबाद ने चोज किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, मे बी वो पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे लेटर ऑन। इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को ऑर्डर दिया गया तब के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हु वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि हैदराबाद स्टेट को सिक्योर करना है आफ्टर द टॉक्स बिटवीन निजाम एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। फिर इंडियन आर्मी को बैक किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। 1950 में क्या हुआ, इंडियन आर्मी को सेंड किया गया 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट में, सो दैट वो यूएन ट्रूप्स को एड कर सके ड्यूरिंग कोरियन वॉर, जो कि 1950 से 53 के बीच में थी। 1961 में आर्मी ने पार्टिसिपेट किया ऑपरेशन विजय, जो कि लॉन्च की गई थी टू सिक्योर गोवा दमन एंड दीव फ्रॉम पोर्टुगीज। 1962 में क्या देखा, सीनो इंडियन वॉर ब्रोक आउट अक्साई चिन रीजन में, जो कि अभी चाइनीज के कंट्रोल में है एंड अरुणाचल प्रदेश। चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स का इंकर्शन देखने को मिला, कहाँ पे, मैकमोहन लाइन में, जिसके वजह से टेंशन बढ़ गई। इंडिया ने अपना दे लॉस्ट पुटिंग इन द वॉर बिकॉज कोऑर्डिनेशन काफी पुअर थी वेरियस डिविजन्स ऑफ इंडियन आर्मी के बीच में। बट लेट डिसीजन देखा गया टू मोबिलाइज इंडियन एयर फोर्सेस, जिसके वजह से चाइना को एक क्रूशल टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिली। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके बाद केम इन टू बिंग, लाइक हम कह सकते हैं उसके बाद आई। एलएसी जनरली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख है, किसके पार्ट के बीच में, लद्दाख
हमारे साइड में आता है और तिब्बत एंड जिंजियांग ऑटोनॉमी चाइनीज साइड में आता है। मिडिल मोस्टली अनडिस्प्यूटेड सेक्टर है बिटवीन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश ऑन इंडियन साइड एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑन चाइनीज साइड। ईस्टर्न सेक्टर इज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश ऑन इंडियन साइड एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑन द चाइनीज साइड। ये सेक्टर जनरली फॉलो करता है मैक-मोहन लाइन को। 1965 की वॉर जो इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 कही जाती है, जिसमें इंडियन आर्मी बेसिकली देखा ग्लोरी देखने को मिली एज दे लॉन्च मेजर एंड सक्सेसफुल ऑफेंसिव। ये जो इन फेमस टैंक बैटल्स है, बैटल ऑफ असल उत्तर, द लार्जेस्ट टैंक बैटल, बैटल ऑफ चविंदा आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, उसकी वजह से इंडियन आर्मी की विक्ट्री देखने को मिली। 1967 में चोला इंसिडेंट हुआ। सीनो इंडो स्कर्मिश वाज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो इंडियन आर्मी और चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच में हुआ सिक्किम में। और इंडियन आर्मी को कहीं ना कहीं कन्विंसली दे वर एबल टू आउट्स द पीएलए फ्रॉम द सिक्किम। 1971 प्रेसिडेंट रूल ऑफ 1971 ने देखा लॉन्च ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन व्हिच वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। और पुलिस थी कहाँ के, किसके अगेंस्ट, जो नक्सलाइट थे रेड कॉरिडोर में उनके अगेंस्ट। फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 हुआ जिसमें हेवी इन्वॉल्वमेंट थी इंडियन आर्म फोर्सेस की। इंडियन आर्मी के बटालियंस दे वर हेवीली एंगेज्ड इन क्लैशेस ऑन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट, जहां पे एयर सपोर्ट भी मिला हमें हमारे इंडियन एयरफोर्स से। और मेनी फेमस बैटल्स लाइक बैटल ऑफ लोंगेवाला वो फॉट, राइट। 1984 में क्या होता है, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया ऑपरेशन मेघदूत में टू सिक्योर सियाचिन ग्लेशियर फ्रॉम पाकिस्तानी इनकर्शन। एक इंडियन एंटायर बटालियन जो थी कुमाऊं रेजिमेंट की, उनको एयरलिफ्ट किया गया टू द ग्लेशियर। इंडियन आर्मी जो है अभी भी कंट्रोल कर रही है सियाचिन ग्लेशियर को और उसके ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर को, विच इज वन ऑफ द हार्श वेदर कंडीशन प्लेस जहाँ पे ट्रूप्स को पोस्ट किया गया। इंडियन आर्मी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन मेनी काउंटर सर्जेंसी ऑपरेशन ओवर द इयर्स, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, वुड रोज अगेंस्ट सिख इंसर्जेंट्स जो 1980s में हुआ था, ऑपरेशन गोल्डन बर्ड जो 1995 में और नॉर्थ ईस्ट में। 1999 में पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर किया मेजर विंटेज पॉइंट इन कश्मीर, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के इनकर्शन के बाद इंडियन आर्मी ने क्विकली मोबिलाइज किया अपने ट्रूप्स को वहां पे और ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया गया। तब के बाद से वो हाइट जो है, सिंस दैट हाइट वर अंडर पाकिस्तानी कंट्रोल, बट लेकिन इंडिया वाज एट क्लियर स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज। लेकिन जैसे जैसे कारगिल वॉर खत्म हुई, सारे एनिमीज ऑक्यूपाइड एरियाज को इंडियन आर्मी ने वापस उनका कंट्रोल ले लिया। और इस वॉर की वजह से हमें काफी सारे ब्रेव और गैलेंट स्टोरीज सुनने को मिलती है फॉर ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइसेस दैट हैव बीन गिवन बाय आवर इंडियन आर्म फोर्सेस पर्सनल। देखो 2016 में इंडियन आर्मी ने कैरी आउट किया सर्जिकल स्ट्राइक, कहाँ पे, पीओके में, इन द टेररिस्ट लॉन्च पैड, जो कि किसका रिस्पॉन्स था, टेररिस्ट अटैक का रिस्पॉन्स था ऑन इंडियन आर्मी सोल्जर्स इन उरी। ये जो फाइनल सीज फायर था दैट वाज रीच इन 2018 बिटवीन बोथ द कंट्रीज। उसके बाद जो है 2017 में डोकलाम क्राइसिस देखने को मिला, जो कि बॉर्डर स्टैंड ऑफ था बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज, किन के बीच में, पीएलए के बीच में, जहां पे चाइनीज ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की थी एक रोड की, कहां पे, ढोकलाम पे, राइट, विच इज अ ट्राई जंक्शन between India, China, Bhutan. Right? Indian Army has launched Operation Juniper to stop the Chinese. देखो मेजर एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। ऑपरेशन ब्रास टैग जो 1986 में हुआ था, which is it was launched by Indian Army to stimulate a full scale war, कहाँ पे, इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे। ये एक्सरसाइज जो है लार्जेस्ट थी जो कंडक्ट की गई थी। इसमें 9 इन्फेंट्री, 3 मैकेनाइज्ड, 3 आर्मर डिवीजन एंड 1 एयर असॉल्ट डिवीजन थी। और एज वेल एज देयर वर 3 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड्स आल्सो। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज देख लेते हैं। इंडियन आर्मी नोमैडिक एलिफेंट जो है कंडक्ट करती है विद मंगोलिया सिंस 2004। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो यूएसए के साथ है, राइट, 2005 से कंडक्ट हो रही है। एक्सरसाइज शक्ति जो है ये फ्रेंच आर्मीज के साथ हो रही है, ये 2011 से, राइट। उसके अलावा अब देखो टॉपिक पे जाने से पहले और हमारे लीड पे जाने से पहले यहाँ पे देखिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स भी है, जैसे वेस्टर्न कमांड चंदी मंदिर में, नॉर्दर्न कमांड उदयपुर में है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड विच इज देयर इन शिमला, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, सदर्न कमांड पुणे एंड सेंट्रल कमांड का है आपका लखनऊ में, राइट। अब देखते हैं हमारा जीडी टॉपिक। देखो अब सवाल ये आता है, अगर आर्मी इतनी स्ट्रांग है, डिसिप्लिन और ट्रेन है, तो थ्रेट्स क्यों फेस करती है? तो देखो थ्रेट्स आर्मी की वीकनेस से नहीं बल्कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और ग्लोबल फैक्टर से आते हैं। इसी चीज को अब हम जो है कहीं ना कहीं अपने लीड्स के थ्रू समझेंगे। सबसे पहली लीड जो है आपकी दैट इज, यहाँ पे देखिए, डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट।
यहाँ पे डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट, राइट। देखो, सबसे पहला रीजन जो है डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट, इंडिया एक पीस लविंग और रिस्पॉन्सिबल नेशन है। हम इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। इसका फायदा ये है कि इंडिया का ग्लोबल इमेज काफी स्ट्रांग है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि हर सिचुएशन में मिलिट्री एक्शन पॉसिबल नहीं होता। देखो, अगर हम देखें हमारे जो नेबर्स हैं, इंडिया के दो मेजर नेबर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें बॉर्डर सेंसिटिव एंड न्यूक्लियर नेबर्स की बात कर रहे हैं हम। पाकिस्तान और चाइना न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं। एलओसी या एलओसी पर छोटा इंसिडेंट भी मेजर वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए इंडियन आर्मी को मैक्सिमम रीस्ट्रेन दिखाना पड़ता है। ये रीस्ट्रेन कमजोरी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक मेच्योरिटी होती है। आज के टाइम पे हर मिलिट्री एक्शन यूएन, ग्लोबल मीडिया, पावरफुल कंट्रीज के रडार पर होता है। इंडिया को अक्सर डी एक्सकलेशन टॉक्स, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन के लिए प्रेशर दिया जाता है। इस वजह से आर्मी के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। अब देखो, ये इन सब चीजों से क्या होता है कि बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस पे, इंडियन आर्मी पे। आर्मी की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, या फिर हम कहें आर्मी ऑपरेशनली रेडी होती है, लेकिन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बाउंड्रीज के अंदर काम करती है, राइट। सो डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट जो है ये इंडिकेट नहीं करते कि इंडियन आर्मी वीक है। दूसरा रीजन जो है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, यहाँ पे देखिए आप। देखो, ये इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और आर्म फोर्सेस की अगर हम बात करें तो वहां पे इनको कौन गवर्न करता है, सिविलियन लीडरशिप के अंडर काम करती है। ये डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है, लेकिन क्राइसिस के टाइम डिले भी ला सकती है। सो पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से क्या होता है, को डिसीजन लेते वक्त सोचना पड़ता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक ओपिनियन, रिस्क ऑफ एक्सकलेशन, इसके वजह से कभी कभी मिलिट्री रिस्पॉन्स डिले हो जाता है। देखो, अगर हम कहें, क्या होता है ना, पॉलिटिकल हेजिटेशन का इफेक्ट डिफेंस सेक्टर पर भी पड़ता है। क्यों? वेपन प्रोक्योरमेंट स्लो हो जाती है, मॉडर्नाइजेशन डिले हो जाती है, पॉलिसी अप्रूवल लेट हो जाती है, आर्मी अडाप्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी गैप क्रिएट हो सकता है, राइट। उसके अलावा आपका देखो, एक्सटर्नल सपोर्ट टू एडवर्सरीज। यहाँ पे देखिए, तीसरा सबसे कॉम्प्लेक्स थ्रेट है एक्सटर्नल सपोर्ट टू एडवर्सरीज। इंडिया के एनिमीज को एडवांस वेपन्स, ड्रोन, सर्वेलेंस सिस्टम, साइबर टेक्नोलॉजी पावरफुल कंट्री से मिलता है। आज के वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होते, टेररिज्म, साइबर अटैक, फेक न्यूज, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एनिमी डायरेक्टली फाइट नहीं करता बल्कि प्रॉक्सी एक्टर्स का यूज करता है। इस वजह से इंडियन आर्मी को कॉन्टिन्यूस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, असिमेट्रिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे डेंजरस फॉर्म है, राइट। सो दिस वाज दैट। ये जो थ्रेट फेस किए जाते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा, ये लैक ऑफ करेज या फिर ट्रेनिंग या कैपेबिलिटी की वजह से नहीं होते। ये डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट, पॉलिटिकल कंसिडरेशन, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ वॉरफेयर की वजह से होते हैं। इन सब चीज चैलेंजेस को अगर हमें काउंटर करना है, तो इंडिया को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, integrated diplomacy and military planning, continuous modernization and technological self-reliance, प्लस यूनिफाइड नेशनल अप्रोच अपनानी होगी, जिसके वजह से इंडियन आर्मी एक फुली केपेबल और कमिटेड फोर्स रहेगी, जो सेफ गार्ड कर पाएगी नेशनल सोवरेनिटी को। एंड उसके वजह से उसको, सो दैट इट कैन also, it should also receive timely political support and strategic freedom. So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.